नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने लेक्स के बारे में पढ़ लिया था, झीलों के बारे में पढ़ लिया था। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जलवायु के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। ठीक, इससे काफ़ी जो है क्वेश्चन उठ के डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं और इससे आप लोग मेंस में अगर कोई भी आंसर लिखना होगा, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, या सीबीएसई बोर्ड या कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें यहाँ से काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पॉइंट मिल जाएंगे और आप लोगों की जो समझने की क्षमता है जो विकसित होगी वो आपके आंसर राइटिंग में अच्छे खासी झलकेगी और आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, जलवायु चैप्टर या क्लाइमेटिक चैप्टर। सबसे पहले मतलब कि क्लाइमेट चैप्टर। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, झील। झील में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लैगून झील पढ़ा था। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने आकबो पढ़ा था कि देखा था आप लोगों ने, जो आकबो लेक है वो रिवर बनाती है, नदियाँ बनाती है। आकबो लेक जो विसर्प होता है, जो मेंडर शेप में नदी बहती है, तो जो मेंडर वाला भाग कहीं कहीं से कट जाता है, तो वो जो भाग अलग होता है जो मेंडर वाला, जैसे मान लीजिए नदी ऐसे बह रही है, तो ये जो ऐसे नदी बह रही है, तो ये जो भाग कट जाता है कहीं कहीं अलग हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑक्सबो लेक। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्सबो लेक। उसी तरह हम लोगों ने लैगून झील देखी थी कि मान लीजिए ये समुद्र है, यहाँ से पानी आ रहा है और इतना जो एरिया है यहाँ पर क्या हुआ, अवसाद हो गया, सेंडिमेंट जमा हो गया समुद्र के द्वारा। तो ये जो अलग वाला एरिया होता है समुद्र द्वारा या कोस्टल एरिया द्वारा बनाया गया, जो कोस्टल एरिया के पास पानी होता है, समुद्र कह सकते हैं या सागर कुछ भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर लैगून झील का निर्माण होता है। और याद रखिए कि ये ज़्यादातर समुद्र द्वारा बनाई जाती हैं लैगून झीलें, इसलिए इनका पानी खारा होता है। इसलिए अगर हम लोग, एक क्वेश्चन आता है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि इंडिया की सबसे बड़ी, मतलब कि सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, मतलब कि जो साल्ट लेक है या नमक की झील, साल्ट लेक या खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, तो वो है चिल्का झील, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में। और किस नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो किस नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, तो दोस्तों वो स्थित है महानदी के डेल्टा, मतलब कि महानदी के डेल्टा के दक्षिण पे स्थित है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर लैगून भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। लैगून में मतलब कि लैगून में और कौन कौन सी झीलें पड़ी थी, एक कोलेरू झील पड़ी थी, सांभर झील पड़ी थी। सांभर झील में हम लोगों ने देखा था कि ये जो झील है कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। और राजस्थान में इससे काफ़ी मात्रा में नमक का जो है उत्पादन किया जाता है या प्रोडक्शन किया जाता है, किसका, साल्ट का। फिर अब इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेश वाटर, मतलब कि इंडिया की जो है वो सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर झील है या मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, तो भी हम लोगों ने पढ़ा था कौन सी झील है, वूलर झील। कुछ झीलें जो है वो हिमानियों द्वारा या ग्लेशियर द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें, वूलर झील जो कि जम्मू कश्मीर की है, वो किसके द्वारा बनी है, वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ द्वारा, या हम ये कह सकते हैं कि प्लेटों के द्वारा, मतलब कि या कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि भूगर्भीय घटनाओं के द्वारा बनी है। अब वो भूगर्भीय जो घटनाएं हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं भूकंप आया हो तो एक कुछ जो है भाग जो है वो धंस गया हो, या कुछ उठ गया हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे वूलर लेक जो है बनी है। और याद रखना, ये जो अपने इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, मतलब कि मीठे पानी की झील है। तो इतना आई होप आपको कल क्लियर हो गया होगा और आपने जो है आपने क्या रिवीजन भी कर लिया होगा। अब दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जलवायु, जो कि क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है, क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है। और इससे काफ़ी जो है क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, और जिसको आंसर राइटिंग करना होगा, मान लीजिए यूपी पीसीएस या मेंस आंसर राइटिंग करना होगा या सीबीएसई बोर्ड में, उसके लिए जो चैप्टर है काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आप लोगों को क्या करता है, जो भी इस चैनल में नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, और जिसको ज़रूरत हो उसको शेयर कर देना। इससे क्या होगा, हमारी जो रीच है वो लोगों तक पहुंचेगी, तो हम लोगों को लोगों तक पहुंचने का और भी मौका मिलेगा, और अच्छा जो है प्रयास हम लोग कर पाएंगे अपने लेवल से, है ना। जैसे जैसे फाइनेंशियल और स्ट्रांग होते जाएंगे तो और भी अच्छा, मतलब कि ये समझ लीजिए कि स्टडी को ईजी बनाना आप लोगों के लिए ये हमारा मकसद है। अब देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं क्लाइमेट और सीजन में क्या अंतर है, या क्लाइमेट या वेदर, मतलब कि क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर है, जलवायु और मौसम। ठीक, क्लाइमेट और क्या होता है दोस्तों, वेदर, मतलब कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। आप लोगों ने सुना होगा यहाँ की जलवायु ऐसी है, ठीक, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा जो अपने इंडिया की जलवायु कैसी है, वो उष्णकटिबंधीय, कैसी है, उष्णकटिबंधीय है। कहीं की शीतोष्ण होती है, ठीक, कहीं की शीत कटिबंध जलवायु होती है। आखिर जलवायु और मौसम कहीं कहीं आप लोग देखा, जैसे कि अपना जो इंडिया है इसकी जलवायु कैसी है, वो मौसमी जलवायु है, तो मतलब कि जलवायु भी मौसमी है। तो एक वर्ड आता है मौसम या वेदर, ठीक,
वेदर। वेदर का अर्थ और वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है वही हम लोगों को समझना है। तो दोस्तों याद रखना, किसी एक क्षेत्र के, मान लीजिए एक क्षेत्र है, ठीक, यहाँ पर एक लॉन्ग पीरियड में, एक लंबी अवधि में, जो कि होता है 30 साल, ठीक, 30 साल के ऊपर मान लीजिए 30 साल की अवधि तक यहाँ का निरीक्षण किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है यहाँ पर, या इसको जो है नोटिस किया जाता है या देखा जाता है, इसका मुआवजा किया जाता है, तब ये निकल के आता है 30 साल का एक एवरेज जो है, वो एवरेज कंडीशन इसकी मार्क की जाती है या देखी जाती है, और उस आधार पर तय किया जाता है। देखिए ये औसत क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर यहाँ पर यहाँ की जो जलवायु उष्णकटिबंधीय है तो वो हमेशा उष्णकटिबंधीय रही हो या शीतकटिबंधीय रही हो, ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कभी कभी तो काफ़ी गर्मी भी पड़ती हो। लेकिन एक जब हम लोग एवरेज नापते हैं, एवरेज माप निकालते हैं या एवरेज नापते हैं, तो क्या निकल के आता है कि जो यहाँ की जलवायु है मतलब कि ज़्यादातर कैसी रहती है। जैसे कि ऐसे वेदर, एक मौसम का उदाहरण ले लीजिए, जैसे अपने इंडिया में क्या है, जुलाई से लेके जुलाई के बाद जो है वो बारिश का सीजन स्टार्ट हो जाता है। अब लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो बारिश का ही सीजन रहता है, उसमें हम लोगों को गर्मी भी लगती है, ठीक, कभी कभी बीच में ठंडी भी लगने लगती है। लेकिन जो एवरेज मतलब कि जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, मतलब कि जो बारिश है वो ज़्यादातर किस में होती है, इसी 2-3 महीने के अंदर होती है, जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे होती है, ठीक। और जब जुलाई अगस्त सितंबर मतलब या जुलाई अगस्त सितंबर में जो बारिश होती है, इसी के आधार पर हम लोग तय करते हैं कि इसमें जो है इस एक पार्टिकुलर मतलब कि इस एक टाइम पीरियड के अंतर्गत जो बारिश है वो काफ़ी देखने को मिल रही है। इसलिए हम लोगों ने हमारे देश में इसको क्या कर दिया गया, ये बारिश का सीजन कर दिया गया या रेनफॉल सीजन कर दिया गया, ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को इतना। इसी तरह जैसे सर्दी में सर्दी बहुत लगती है, ठीक, सर्दी में जैसे हम लोग नवंबर के अंदर एंट्री करते हैं, नवंबर से जनवरी फरवरी तक है ना, काफ़ी सर्दी लगती है। जनवरी तक, खासकर नवंबर दिसंबर जनवरी में काफ़ी लगती है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग को जो नवंबर में सर्दी लगती है, वो जो हिमालयन राज्य स्टेट है जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वो गर्मी में ही उतनी सर्दी झेलते हैं। तो इसका मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो हमारी जो पूरे जो एरिया है उसका जो मौसम कैसा है, उसका जो मौसम है गर्मी में वो कैसा रहता है, ठंडा रहता है, ऐसा नहीं है। एक हम लोग वृहत नापते हैं, वृहत एक क्षेत्र लेते हैं, उसका एवरेज टेम्परेचर या एवरेज जो कंडीशन है उसको मापा जाता है, उस आधार पर तय किया जाता है। अब देखिए पहले एनसीईआरटी क्या कह रही है, उस आधार पर हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी कह रही है क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जो जलवायु है, जलवायु वो किसका योग होता है, जो वेदर कंडीशन, कुछ मौसमी जो स्थितियाँ होती हैं और जो उसमें विविधता होती है। मतलब एक लंबे क्षेत्र में, एक बड़े क्षेत्र में जो लंबे समय के अंतर्गत एक वृहत क्षेत्र में, एक बड़े क्षेत्र में जो विविधता होती है और तथा जो मौसम की कंडीशन होती है, और ये टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 30 साल के, मतलब कि 30 साल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक, 30 ईयर से अधिक, ठीक। इसमें क्या होता है वो देखा जाता है, ठीक। तो जब उसको देखते हैं तो ये जो हम लोगों ने अभी बात की कि जो वेरिएशन ओवर लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब जो विविधता होती है, ठीक, वहाँ पर, और जो वेदर कंडीशन होती है, जो मौसम की स्थिति होती है, उसके अनुसार हम लोग तय करते हैं, या जो लोग ये देखते हैं तो वो लोग तय करते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है। फिर कह रहे द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप। इसी आधार पर जो इंडिया की जलवायु है उसको किस आधार, मतलब उसको कैसा डिस्क्राइब किया गया है, उसका वर्णन किया गया है एक मानसूनी जलवायु में या मौसमी जलवायु में, ठीक। तो इंडिया, अगर एक क्वेश्चन आ जाए, देखिए इससे क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले तो देखिए एक प्यारी से डेफिनेशन आपको मिल गई अपने आंसर में लिखने के लिए। अगर कभी कोई भी अगर एग्जाम ऐसा आ जाता है इससे रिलेटेड, जलवायु से रिलेटेड या जलवायु परिवर्तन के बारे में पूछ ले, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी अच्छा आंसर लिखने के लिए। तो आप लोग लिख देना क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ठीक, मिनिमम, मतलब कि मिनिमम जो है वो 30 ईयर्स होना चाहिए। फिर जो है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब, अगर पूछ दे कि भारत की जलवायु कैसी है, तो आप लोग दोस्तों याद रखना वो मानसूनी जलवायु है। कैसी है, मानसूनी जलवायु है, और उसको उष्णकटिबंधीय भी बोला जाता है। लेकिन दो में से जो भी आए आप लोग उस पर टिक कर देना। ये हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात। अब लिखा इन एशिया, एशिया में, अच्छा ये जो मानसूनी जलवायु है कहाँ कहाँ पर है ना,
तो सिंपल सी बात है भैया, जो मानसूनी जलवायु है ये इंडिया के आसपास ही कहीं होगी। तो जो इन एशिया द दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट, मतलब कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर रहा है। एशिया की याद रखना, एशिया की बात कर रहा है। एशिया में दक्षिण की तरफ, और दक्षिण में ही कौन है हमारा इंडिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्व इस साइड, ठीक, दक्षिण पूर्व, जैसे कि ये इंडिया है, ठीक, और यहाँ पर ये दक्षिण की साइड, और जो दक्षिण पूर्व है इलाका है पूरा इधर की साइड की बात किया जा रहा है। अब कह रहे डिस्पाइट ऑन ओवरऑल यूनिटी इज जर्नल पैटर्न प्रेसिपिटेबल रीजनल वेरिएशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी, मतलब कि इसके बावजूद, मतलब कि इस यूनिटी के, है ना, इस यूनिटी होने के बावजूद भी जो जनरल पैटर्न है, जो समान प्रतिरूप है, देयर आर रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक मतलब कंडीशन, मतलब कुल मिला के जो क्षेत्रीय विविधता है वो काफ़ी पाई जाती है। देखिए क्या कह रहा है, इस लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कह तो दिया गया ये जो मानसूनी जलवायु है या उष्णकटिबंधीय जलवायु है, लेकिन हम लोग देखते हैं जो अपना इंडिया है, ठीक, अपना इंडिया है, ठीक, अपना इंडिया ये यहाँ पर मान लिया, ठीक, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या मिलता है, ये देखिए थोड़ा उच्च अक्षांश में चले जाता है और हिमालयन रीजन में आता है, ठीक। तो हिमालय रीजन में होने के कारण यहाँ की जो तुंगता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो ये जलवायु वाला फैक्टर है या जो मौसम वाला फैक्टर है, ये किस किस कारक पर या किस फैक्टर पर जो है वो निर्भर करता है या डिपेंड करता है, उसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक। तो देखिए क्लाइमेट और वेदर की बात कर रहे थे। अच्छा, ये आप लोगों ने क्लाइमेट समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये ऊंचाई बढ़ जाएगी, ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राजस्थान वाला एरिया है तो यहाँ पर गर्मी पड़ेगी, रेगिस्तान थार का मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेघालय वाले क्षेत्र, यहाँ पर बहुत वर्षा होती है, यहाँ कम होती है ना। तो कुल मिला के देख लेंगे कि बहुत बड़ा जो है डिफरेंस भी हम लोगों को मिलता है। अब इसका आंसर जानने के लिए, इसका उत्तर जानने के लिए हम लोग आगे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या कहा जा रहा है, जिसको हम लोग अच्छे से डिकोड करेंगे। और याद रखना एनसीईआरटी जो है एक समरी है, क्या है, समरी है, जिसको हम लोगों को खोल के पढ़ना है, ठीक, डिकोड करके पढ़ना है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो देखिए क्या कर। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे सीजन के वेदर के बारे में, मौसम के बारे में। क्लाइमेट हम लोगों ने समझ लिया, किसी एक क्षेत्र की, एक वृहत क्षेत्र की या एक बड़े क्षेत्र की लॉन्ग पीरियड में जो नापी गई जो औसत वायु दशा होती है, जो है ना, जो दशा होती है ना, उसको क्या कहते हैं, जो कंडीशन होती है मौसम की, है ना, जो वहाँ का टेम्परेचर सब कुछ मिला के, कुल मिला के जो वायु दशा होती है औसत, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्लाइमेट कहते हैं। लेकिन जब यही चीज़ अगर एक कम पीरियड में, एक शॉर्ट पीरियड के तहत अगर वायु दशा नापी जाती है, जो एयर कंडीशन होती है उसको मापा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वेदर। क्या कहते हैं, वेदर, ठीक। तो वेदर का मतलब है, वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक समय में किसी एरिया का, है ना, या किसी राज्य का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वातावरण होता है उस एरिया का, ठीक, उसको जो है वो रिफर करता है मौसम, ठीक, मौसम जो रिफर करता है। अब ये पूरा एक उसका नहीं होता है, ठीक, ये कहीं कहीं अलग अलग होता है। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, कर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम, ठीक, जो देखिए कुछ जो तत्व है वो क्लाइमेट के और वेदर के सेम है। देखिए हम लोग ये भी समझ सकते हैं, ठीक, हम लोगों को क्या समझना है, हम लोगों को ये समझना है कि जो कुछ चीज़ें हैं उसी से जलवायु और जो मौसम है उसका जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको डिराइव करते हैं, ठीक, उसको क्या करते हैं, उसको समझाते हैं या उसको समझते हैं। क्या कौन कौन से जो वो तत्व है, एक होता है टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब, विंड, हवा, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। देखिए अब ये वर्ड आया है, ये प्रेसिपिटेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है वर्षण, ठीक, वर्षण। अब ये भी हम लोग देखेंगे कि वर्षण और वर्षा, प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल में क्या अंतर है वो भी हम लोग समझेंगे। अब ठीक, अच्छा पहले ये समझ लेते हैं हम लोग टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए याद रखना, किसी भी एरिया का अगर तापमान बढ़ेगा, ठीक, तापमान सब कुछ। अच्छा एक चीज़ ये भी आप लोग समझ लीजिए, जो सारा खेल है वो किस पर है, जलवायु या मौसम का टेम्परेचर और जो तुंगता होता है, जो एल्टीट्यूड होता है या जो हाइट होती है, ऊंचाई होता है, उसी पर निर्भर करता है। किसी चीज़ का अगर टेम्परेचर, अगर किसी एरिया का टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है वहाँ पर जो है वो वायु दाब कम होगा। वायु दाब कम होगा, क्यों कम होगा ये हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक ये बर्तन है, ठीक, यहाँ पर क्या था, ये जो अणु है पहले पास पास थे, ठीक, कुछ अणु जो थे ये पास पास थे,
फिर क्या किया गया, इसमें जो था इसमें क्या लगाई गई, आग लगाई गई। ठीक, आग लगाई गई, आग लगाई गई। तो होता क्या है, जब इसका तापमान बढ़ता है जो अणु होते हैं वो आपस में दूर जाने लगते हैं। पहले ये आपस में कस के बंधे हुए थे, एक दाब जो था वहाँ का बड़ा हुआ था अणुओं का। फिर क्या होता है, ये दूर जाते हैं, कुछ वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं जहाँ जहाँ ताप बढ़ता है या टेम्परेचर बढ़ता है, जहाँ जहाँ टेम्परेचर बढ़ता है वहाँ पर जो है वो वायुदाब घट जाता है। क्या होता है, वायुदाब घट जाएगा। अब सिंपल सी बात है, जहाँ पर वायुदाब घटेगा, ठीक, वायुदाब क्या होता है, घट जाता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जहाँ का तापमान अधिक होगा वहाँ कैसा क्षेत्र बनेगा, निम्न वायुदाब का क्या बनेगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। इसलिए वहाँ पर क्या होती है, वर्षा जो है अधिक होती है। वो भी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। वहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। और जहाँ जहाँ पर जो ताप है वो कम होता है वहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। ऐसा कैसे, देखिए हम लोगों को ये पता है, जो हवा है, जो विंड है हवा, वो कैसे चलती है, वो एयर जो है, या हवा या एयर कुछ भी कहते हैं, वो कैसे चलती है, वो चलती है उच्च दाब से, मतलब हाई प्रेशर से। कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ठीक, अब याद रखना, जहाँ जहाँ पर निम्न वायुदाब होगा वहाँ पर क्या होगा, जो बाकी की जो हवा होगी, जो अदर की हवा, वो क्या करेगी, यहाँ पर जो है इसको कवर करने आएगी। जब यहाँ पर कवर करते आएगी तो यहाँ पर अपने साथ नमी लाएगी या बारिश होगी। ये सब हम लोग बाद में समझेंगे, अब इसमें बताया नहीं गया, ये बाद में समझेंगे। ठीक, अब आगे पहले समझ लेते क्या कह रहा है। तो इतना समझ गए कि ताप पर कैसे निर्भर करता है। भैया जहाँ पर ताप बढ़ जाएगा वहाँ एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है या जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। और सारा खेल इसी पर है, वो अभी हम लोग आगे समझेंगे। फिर का अच्छा, वर्षण समझ लेते हैं पहले। ये क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है। वर्षण का मतलब क्या होता है, जो रेनफॉल होती है वो होती है किस रूप में, वाटर फॉर्म में, मतलब कि द्रवित रूप में होती है। जैसे कि कहीं पानी गिर रहा है या रेनफॉल होता है, उसको हम लोग बारिश कहते हैं या रेनफॉल कहते हैं। ठीक, पानी गिर रहा है, लेकिन कहीं कहीं जो पानी है वो कैसा गिरता है, वो हिम ओले के रूप में या स्नो के रूप में गिरता है। तो याद रखना, वर्षण के अंदर ही क्या आता है, जो ये प्रेसिपिटेशन है, इसी के अंतर्गत क्या आता है, इसी के अंदर ही आता है हमारा रेनफॉल, या जिसको हम लोग कहते हैं बारिश। ठीक, रेनफॉल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बारिश या वर्षा। ठीक, कुछ भी आप लोग समझ सकते हैं। और जो दूसरा शब्द आता है वो होता है स्नोफॉल। ठीक, यह जो वर्षण है, ठीक, इसीलिए इसको वर्षण नाम दिया गया। स्नोफॉल ये बर्फ के रूप में भी होती है, जहाँ बर्फबारी होती है। एक हिसाब से ये भी क्या है, वर्षा ही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्षण। वर्षण के अंतर्गत दोनों चीज़ आती हैं। इसको क्या कहते हैं, बर्फबारी। हम लोग पढ़ते हैं ना कि हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में काफ़ी बर्फबारी हुई, तो ये भी एक वर्षण के रूप में है। तो यहाँ पर क्या होता है, तापमान जो होता है अधिक होता है तो पानी के फॉर्म में गिरता है, वाटर के। और जहाँ तापमान यहाँ काफ़ी कम होता है तो जम जाती है बूंदें, तो वो बर्फ़ के रूप में गिरती हैं। तो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि वर्षण और बारिश में क्या अंतर है। अब कह रहा, ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन सच एज विंटर, समर एंड रेनी सीजन। अब देखिए क्या कह रहा, ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड। अच्छा देखिए, एनसीईआरटी की एक खासियत है, वो हर चीज़ को सामान्यता बोलता है, जनरलाइज करके बोलता है, मतलब कि समानता बोलता है या जनरली बोलता है। ठीक, समानता क्यों बोलता है, कि कोई चीज़ जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होती है, मतलब कि ये नहीं है कि ये चीज़ हर जगह ही ऐसी होगी। एक एवरेज नाम लेते हैं। एवरेज जब कुछ चीज़ का भार अधिक होता है तो उसी को मान लिया जाता है, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड। अब जैसे ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन। अब यहाँ पर जो है कैसे ईयर को डिवाइड किया गया है, सीजन, मतलब कि मौसम के आधार पर, वेदर हम लोग पढ़ रहे हैं। सच एज विंटर, समर एंड रेनी सीजन। हम लोग क्या 3 ऋतु पाई जाती है, एक विंटर होती है, ठीक, जाड़े की, एक समर गर्मी की ऋतु, और एक होती है रेनी सीजन या बारिश की ऋतु। मानसून रिफर्स टू द सीजनल रिवर्सन इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ईयर। अब जो मानसून होता है वो कैसा होता है, ये विंड की डायरेक्शन के आधार पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग का ये इंडिया है, हम लोग देखते हैं जो गर्मी है, गर्मी के समय जो है यहाँ की ये जो बारिश है वो ऐसे आती है, ठीक, ऐसे। लेकिन यही जो है जब बारिश का मौसम होता है जो, ठीक, तो वहाँ पर जो है वो कैसे चलती रहती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से चलती है। बारिश कैसे होती है, दक्षिण, मतलब कि जो हवा है वो ऐसे चलने लगती है जब गर्मी का मौसम आता है, मतलब कि जब बारिश का मौसम आता है तो हवा जो है ये नॉर्थ, मतलब ये देखिए साउथ है, ठीक, और ये क्या वेस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलने लगती है, या दक्षिण पश्चिम। इसीलिए हम लोग कहते हैं जो हमारे इंडिया में है वो ज़्यादातर वर्षा कैसे होती है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक, दक्षिण पश्चिम मानसून से। फिर बाद में हम लोग ये भी देखते हैं कि तमिलनाडु के तट पर जो ज़्यादातर वर्षा है वो सर्दी में होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है,
यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तो जो है मानसून लौटता है, या हम लोग ये भी कहते हैं लौटते हुए मानसून से, या लौटते हुए मानसून से जो है तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। वो जाड़े में क्यों होती है भैया, एक तो यहाँ से मानसून लौटता है, फिर वो निकलता है बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से निकलता है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल से। अब जब ये यहाँ से निकलता है तो यहाँ पर क्या है, सागर है, यहाँ से नमी ले लेता है, यहाँ से क्या होता है, नमी ले लेता है, तो इसमें जो है और जो है बारिश करने की क्षमता आ जाती है। तो जब ये तमिलनाडु के तट पर पहुँचता है तो ये काफ़ी बारिश करता है। बस यही रीज़न है कि तमिलनाडु में सर्दी के मौसम में काफ़ी बारिश होती है। तो इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि डायरेक्शन पर कैसे निर्भर करती है। भैया जब डायरेक्शन इधर चल रही है, सारा खेल भी डायरेक्शन, देखो बहुत सी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं काफ़ी चीज़ें, ठीक, जो मौसम को जलवायु को बताती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग टेम्परेचर, तापमान और वर्षा, प्रेसिपिटेशन के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए टेम्परेचर की बात कर रहा है, इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। अब देखिए ये जो वर्ड आया है लेस कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि इन जनरल सामान्यतः जो है वो कोस्टल एरिया जो है, जितने भी तटीय इलाका है, जैसे ये अपना इंडिया है, ठीक, अपना इंडिया है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जितना भी तटीय इलाके हैं, जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट होता है, जो अंतर होता है, लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन, जो तापमान में अंतर होता है, इसको कहते हैं तापांतर हिंदी में। जो तापांतर होता है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर जब आप बीच के एरिया में चले जाए, ये जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कहीं दिल्ली है, ठीक, जैसे हम लोग दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में हम लोग देखते हैं कि गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है। दिल्ली में क्या पड़ती है, दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, और जो किसमें, गर्मी में बहुत गर्मी और सर्दी में काफ़ी सर्दी पड़ती है। मतलब कि एक हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं दिल्ली में क्या होता है दोस्तों, कि गर्मी में जो है टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और जो सर्दी की बात करें तो सर्दी में कितना पहुंच जाता है, सर्दी में 5 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, ठीक। तो देखिए अगर इसका अंतर निकालें, या मान लीजिए कि एवरेज मान लीजिए सर्दी में जो है 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तो अगर हम लोग इसका अंतर निकालेंगे तो देख लीजिए क्या आएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 40 डिग्री सेल्सियस का कॉन्ट्रास्ट पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब कि काफ़ी जो है वो ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा अंतर पाया जाता है, ठीक। ये किधर, जो इंटीरियर इलाके होते हैं, जो इंडिया के जो इंटीरियर भाग है, जो आंतरिक भाग है, वहाँ पर, ठीक। ऐसा क्यों होता है वो भी हम लोग समझेंगे। और जो जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर क्या होता है, ये अंतर बहुत कम होता है। वहाँ गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी और सर्दी में भी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी। और देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से 6 रीजन हैं जो तापमान को, जलवायु को, या मतलब कि इसको जो जलवायु पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक। उसमें जैसे कि अक्षांश आ जाता है, समुद्र से दूरी आ जाती है, ठीक। तो वही जो इसमें जो है उसका एक फैक्टर काम करेगा, समुद्र से दूरी वाला, ठीक, समुद्र से दूरी वाला। इसको हम लोग अच्छे से अच्छा, एक लोग आप एक चीज़ अच्छे से अभी ये समझ लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अपनी छत में एक जगह क्या कीजिए, आप लोग अपनी छत में गर्मी के मौसम में जाना। गर्मी के मौसम में आप लोग देखना क्या होगा, आप छत में जब धूप हो, गर्मी में काफ़ी धूप हो, धूप में जाना, एक थाली में पानी रख देना, ठीक, एक थाली में पानी रख देना। और दूसरा आप क्या करना, एक और छत के पास खड़े हो जाना धूप में, एकदम गर्मी में 12-1 बजे के समय। जब आप जाओगे तो आप देखना कि जब छाई आएगी तो क्या होगा, वो जो एरिया है जो काफ़ी गर्म था, पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होगा, बहुत ज़्यादा तेजी जल्दी नहीं गर्म होगा, ठीक, धीरे धीरे गर्म होगा। और जब ठंड, मतलब कि जब शाम का समय आएगा तो जो छत है वो एकदम ही से ठंडी हो जाएगी, लेकिन जो पानी है वो क्या होगा, वो धीरे धीरे ठंडा होगा। क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। छत तो एकदम ठंडी हो जाएगी, लेकिन जो पानी है वो काफ़ी धीमे धीमे ठंडा होगा, या गर्मी बना रहेगा, ठीक। तो वही रीजन होता है, जो एरिया होता है वो समुद्र के पास होता है, जो समुद्र का पानी होता है यहाँ पर वो काफ़ी जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो क्या होता है, समुद्र के अनुसार ही हवा चलती है, यहाँ से विंड चलती है। और अभी हम लोग ने देखा है जो सारा खेल है वो टेम्परेचर, विंड, एयर प्रेशर, वायु दाब, इसी सब का खेल है, जो कि अभी हम लोग आगे समझेंगे। तो यही रीज़न होता है कि यहाँ पर जो होता है ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको आप लोग छत समझ लीजिए, ये जल्दी गर्म होगा, गर्मी में काफ़ी गर्म हो जाएगा। लेकिन जब इधर पानी है तो पानी जो धीरे धीरे गर्म होगा ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी। और जो ये है कि सर्दी में क्या होगा कि एकदम ठंडा हो जाएगा, बहुत ठंडा, लेकिन ये जो धीरे धीरे ठंडा होगा। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जो है ये एक जो टेम्परेचर है, जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत कम देखने को मिलता है। इसीलिए देखिए हमने यहाँ एक ये लिखा है, जैसे कि
थार का जो रेगिस्तान है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो दिन का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, लेकिन जो रात का टेम्परेचर है वो -15 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर और जैसे केरल की बात कर ले, केरल की बात करेंगे तो केरल में क्या होता है, केरल में दिन और रात का जो टेम्परेचर है वो जो होता है वो एवरेज समान ही रहता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अंतर नहीं होता। अगर दिन में 25 है तो रात में भी 25 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो काफ़ी अंतर आ जाता है। कहाँ पर, थार जो रेगिस्तान है। फिर देखिए जो लद्दाख है, अब जब जैसा कि बारिश की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक, बारिश की बात कर रहे थे, अभी बारिश की बात करते हैं। इतना समझा। अब कह रहा है कि सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि जो अंदर का भाग होगा वहाँ पर जो है वो काफ़ी अधिक होगा, जो तापांतर होगा, ठीक, काफ़ी अधिक होगा, लेकिन जो कोस्टल एरिया वहाँ पर कम होगा। फिर कह रहा है इन समर राजस्थान 50 डिग्री सेल्सियस। गर्मी में आप लोग देखेंगे कि राजस्थान का जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, और जो जम्मू कश्मीर का पहलगाम है वो 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्या रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये किस पर, ये देखिए, ये एनसीईआरटी ने ये बात क्यों कही है, ये इसलिए कही है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है वो काफ़ी ऊंचाई पर है, हिमालय के पास है, ठीक, काफ़ी ऊंचाई पर है। तो वहाँ पर तुंगता के कारण, एल्टीट्यूड के कारण या हाइट के कारण, ऊंचाई के कारण जो है वहाँ पर ये टेम्परेचर जो है ये कम रहता है, ठीक। वो भी अभी हम लोग आगे समझेंगे, सब कुछ अभी इसी क्लास में अच्छे से समझना है। और जो दिल्ली की बात करें, जैसा कि अभी हम लोग ने बात की कि जो दिल्ली है उसमें देखिए कॉन्ट्रास्ट कितना ज़्यादा है। अगर केरला की बात कर दे या मुंबई की बात कर दे तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तापांतर या जो कॉन्ट्रास्ट है वो देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम होता है। और वहाँ की जलवायु भी आर्द्र होती है क्योंकि वो समुद्र के आसपास है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता ना बहुत ज़्यादा कम होता है। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि थार का रेगिस्तान है, वहाँ पर कितना है वो टेम्परेचर जो है, जो बारिश है वो जो है थार के रेगिस्तान में हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, है ना, कि जो वहाँ की जो बारिश है वो 15 जो सेंटीमीटर उससे भी कम होती है, मतलब कि 150 mm से भी कम होती है वहाँ पर बारिश। लेकिन अगर मेघालय वाले रीजन में जाए तो मेघालय में क्या होती है, ये 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो मेघालय है वो इस तरफ है और थार का रेगिस्तान इस तरफ है, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने पर जो है जनरली मतलब सामान्यतः जो है वो बारिश जो है रेनफॉल है वो कम होती है। अब ऐसा क्यों है भैया, हर किसी चीज़ का एक रीजन होता है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। आप लोगों को बस बने रहना इसमें, इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक। अब देखिए इन समर राजस्थान, अब देखिए इसका जो इसमें जो चीज़ें जो है मायने रखती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस पर इफेक्ट डालती हैं, जो फैक्टर हैं, जो कौन कौन से फैक्टर हैं या कारक। देखिए फैक्टर का मतलब क्या होता है, कारक जब हम लोग बात करते हैं, कारक का मतलब होता है अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं। कि अगर मान लीजिए कि जापान की बात है, वहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, तो वहाँ का फैक्टर क्या है, एक हिसाब से खराबी करता है वहाँ। जैसे कि अभी देख लीजिए परसों नरसों नेपाल में भूकंप आया है, तो कौन कौन से फैक्टर है, फैक्टर अच्छे भी हो सकते हैं और ख़राब भी, है ना, इसलिए हम लोग फैक्टर की बात करते हैं, ठीक। जलवायु को प्रभावित करने वाले, क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, या मानसून को प्रभावित करने वाले या वेदर को जो प्रभावित करने वाले, उस पर इफेक्ट डालने वाले जो फैक्टर है, उन पर जो बात है, उस पर जो बात है हम लोग करेंगे। आप लोग इसका क्या करना, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको समझ लीजिए, एनसीईआरटी अपने पास रखा कीजिए, उससे और देख लीजिए कि हम लोग क्या क्या बात कर रहे हैं, ठीक। और इसका भी आप लोग नोट्स बनाना, अपने शब्दों में बनाना, शॉर्ट में नोट्स बनाना। कुछ जो चीज़ें हैं आप लोगों को खुद से सीखनी ही चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोग देखेंगे कैसे जो धाराएं चलती है, एक से समुद्र के पास देखेंगे, इधर से जेट स्ट्रीम क्या होती है, बहुत ही मतलब कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।